नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर श्याम रंगीला का नाम नामांकन खारिज करने वाली लिस्ट में दिख रहा है। नामांकन खारिज होने के बाद श्याम रंगीला ने मीडिया से कहा कि मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होता है, ये प्रशासन का काम होता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस डिपॉजिट राशि ली और 4 पर्ची देकर बाहर भेज दिया। हमें लगा कि हमने नामांकन जमा कर दिया है। बाहर आकर देखा तो एक चीज़ की कमी लगी। हम दोबारा गए तो डीएम साहब ने पुलिस वालों से कहकर हमें भगवा दिया। हमें लगा कि हमारी गलती होगी। सुबह आए तो डीएम साहब थे नहीं। जब बारी आए तो वो बोले आप डॉक्यूमेंट लाए नहीं। श्याम रंगीला बोले हम नेता दिखते ही नहीं हैं। नेता वो होते हैं जो 5 मिनट में नामांकन दाखिल कर निकल जाते हैं। हम तो आम आदमी बनकर लड़ने निकले थे, जिसमें हमारी मैदान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एंट्री भी नहीं हो सकती। ये हाल है चुनाव आयोग का। श्याम रंगीला ने ट्वीट कर कहा कि वाराणसी से नहीं लड़ने देंगे, ये तय था, अब साफ हो गया है। दिल जरूर टूट गया है, हौसला नहीं टूटा। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। मीडिया और शुभचिंतकों से निवेदन है, कृपया अभी कॉल ना करें। जो भी सूचना होगी यहाँ देता रहूंगा। अब थोड़ी देर बातचीत करने की इच्छा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कम से कम 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। आवेदकों के मूल देश का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक सरकारी सूत्र ने कहा अधिकांश आवेदक पाकिस्तानी हिंदू थे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बात कही। अरविंद केजरीवाल जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे तो बोले थे कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाएंगे। अमित शाह ने केजरीवाल के इस दावे पर कहा, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2029 तक मोदी जी ही रहेंगे। केजरीवाल जी, आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 2029 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी हमारे चुनाव अभियानों के नेता हैं। उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का फैसला नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर अमित शाह ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का फैसला नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि जुडिशरी को तो बख्श दीजिए श्रीमान जी। संविधान खत्म करने की आप लोगों की सोच को लेकर व्यापक समाज में डर इसी तरह के बयानों से लगता है। पीएम मोदी ने अब फिर से पलटी मार लिया है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और आज उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, तब बीजेपी के विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही हैं, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र में कही। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कहा कि बाबा साहेब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एसटी, एससी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। बता दें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण या संपत्ति दिए जाने को लेकर कोई बात नहीं कही है। पीएम मोदी ने इससे पहले भी जब ऐसे दावे किए थे तब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के दावों को झूठा बताया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। आज भी धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। बता दें, पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि आप वो भाषणों से इनकार नहीं कर सकते जो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वो भाषण दिए हैं। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने देखा। अब वो पलट जाएंगे और कहेंगे कि मैंने वो भाषण नहीं दिए। वो बोली, हम प्राचीन युग में नहीं रह रहे हैं कि जो वो बोले उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। सब रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कब किस धर्म के बारे में क्या कहा, उन्होंने कैसे धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया। प्रियंका कहती हैं, शायद पीएम मोदी को एहसास हो गया है कि 10 साल बाद लोग ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। वो उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं जो वो झेल रहे हैं।
जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र या भैंस ले लेगी, तो उन्हें वैसी प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि पहले हमारा घोषणा पत्र पढ़ें, क्योंकि वो वैसी बातें कह रहे हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ आग उगलती रही ममता बनर्जी ने अब कहा है कि चुनाव बाद वो इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी। हालांकि चुनाव से पहले ही वो कह चुकी थी बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बंगाल के बाहर वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद से ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम दलों पर यह कहकर हमला करती रही कि इनको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट में मोर्चा संभालने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बघेल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रायबरेली के बथुआ में बड़ा दावा करते हुए कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। ईडी ने बुधवार को झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने हाल ही में उनके निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि ईडी की आलमगीर आलम पर हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रही थी। उनके न मानने पर आलमगीर आलम के खिलाफ साजिश की जा रही थी। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव उन लोगों को जवाबदेह ठहराने के बारे में है जो राम, राष्ट्रवाद, आरक्षण, सनातन धर्म और संविधान के मूल मूल्यों का विरोध करते हैं और भारत को विकसित भारत बनाने के केंद्र के मिशन में बाधा डालते हैं। क्या उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने में सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं है? उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग की कमी और गार्डों को चुनाव ड्यूटी में लगाने पर सवाल उठाए। इसने उत्तराखंड के साथ ही केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल किए। राज्य के जंगलों में पिछले साल नवंबर से आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और इन पर काबू पाने में राज्य जूझ रहा है। आग से लगभग 1145 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट मई की शुरुआत से उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य में आग की कम से कम 910 घटनाएं हुई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आग की घटनाओं के बीच वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हो चुका है। इसके साथ ही अदालत ने फंड की कमी को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की खिंचाई की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने फंड की कमी को खेदजनक स्थिति बताते हुए इसकी निंदा की। इसने आग से निपटने के लिए राज्य को कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले केवल 3.15 करोड़ रुपए दिए जाने के फैसले की आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने मां बेटी मानुष नारे से भटकने और इसके बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। शाह ने हुगली के सेरामपुर में एक चुनावी रैली में कहा, ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन ये नारा अब गायब हो गया है और मुल्ला, मदरसा और माफिया उसकी जगह पर आ गए हैं। मुझे बताएं कि क्या मुल्लाओं को बंगाल के राज्य के खजाने से भुगतान किया जाना चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने एक चुनावी सभा में पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात की। अमित शाह ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन का शासन था तब हमारे कश्मीर में हड़तालें होती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए कि कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हड़ताल होती है। शाह बोले, पहले आज़ादी के यहाँ नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नारे लगते हैं। पहले यहाँ पत्थरबाजी होती थी, आज वहाँ पत्थरबाजी होती है। 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों ने कश्मीर जाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया है कि नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के हर कोने में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। राहुल ने कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो को भी रीट्वीट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी के एडिट करके शेयर किए जा रहे बयान का फैक्ट चेक किया गया है। राहुल गांधी ने असल बयान में 4 जून को नरेंद्र मोदी के पीएम नहीं बनने की बात कही थी, मगर जो एडिट वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें मोदी के पीएम बनने की बात सुनाई देती है। राहुल गांधी ने लिखा, झूठ की फैक्ट्री बीजेपी खुद को कितना भी दिलासा दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, डूबती हुई बीजेपी और नरेंद्र मोदी की फेक न्यूज फैक्ट्री को अब फेक वीडियो का ही सहारा है। आदतन राहुल गांधी जी के भाषण को काट छांट कर झूठा वीडियो बनाया और फिर
रंगे हाथों पकड़े गए। बरेली में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें 2 वर्दीधारी एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। घटना नवाबगंज तहसील की है, जहां 2 होमगार्डों ने वर्दी की आड़ में जमकर गुंडागर्दी की। बताया जा रहा है कि बरेली में थाना नवाबगंज से सटे बरहोन गला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार जाटव थाना नवाबगंज में चौकीदार के पद पर तैनात हैं। वीरेंद्र कुमार अपनी जमीन की फर्द निकलवाने तहसील पहुंचे थे। आरोप है कि वहां तहसीलदार कार्यालय में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल उसे देखकर चुनावी टिप्पणी करते हुए बोले, सरकार से फ्री का राशन लेते हो और वोट भी नहीं देते। इस पर चौकीदार ने कहा कि जो भी गरीब है वो सब राशन ले रहे हैं। इस बात पर चौकीदार और होमगार्ड में बहस होने लगी और विवाद इस कदर बढ़ गया कि होमगार्डों ने चौकीदार की जमकर पिटाई की। होमगार्डों द्वारा चौकीदार को पीटने के वीडियो पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता को राशन मिलता है क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है। अनाज किसानों का उगाया हुआ है, वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है। क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? इन पुलिसकर्मियों को ये हिम्मत कहां से मिली कि वो भाजपा के लठैत की तरह बर्ताव करें और हमारे दलित भाई पर इस तरह क्रूरता बरतें? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लखनऊ में कहा कि 4 चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए ये टिप्पणियां की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ऐलान किया कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनी तो हम गरीबों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल तो कांग्रेस लेकर आई, कोई उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। आजकल 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात करते हैं, हम 10 किलो राशन देंगे। हमने कर्नाटक और तेलंगाना में किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रेस के साथियों को 4 जून से शुरू होने वाले स्वर्णिम काल के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो प्रेस की आज़ादी का दिन होगा। बीजेपी अपने ही निगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतेगा, सिर्फ 1 सीट क्यूटू पर लड़ाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी को 400 पार सीटें मिली तो मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि काशी में ज्ञानवापी की जगह भव्य मंदिर बनाया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में कई कारनामे किए हैं, उनमें से अभी बहुत कुछ को साफ किया जाना बाकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो यही सब बोल सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होती अगर वो कहते कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी तो हम एक एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। बोल नहीं रहा बंदा, ना इनका बड़ा बंदा बोल रहा है ना छोटा बंदा बोल रहा है। मनोज झा ने कहा कि अगर वो ये कहते कि फसलों को सिंचाई का पानी मिलेगा, किसान की आय की समृद्धि के लिए हम काम करेंगे, फसलों पर एमएसपी देंगे, ये बातें होती। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुनिया में कहीं भी इस पर चुनाव नहीं होता। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर बड़े बड़े ओहदेदार लोग चुनावी मुद्दों पर बात नहीं करते, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करते। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 मई को न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रवीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दे दिया है। अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रवीर पुरकायस्थ के रिमांड की कॉपी कोर्ट को मुहैया नहीं कराई। ऐसे में इस गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है, गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बताया गया है। भारत और ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौते पर अमेरिका की चेतावनी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। बता दें, सोमवार 13 मई को भारत और ईरान ने एक समझौता किया। ये समझौता 10 साल के लिए चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया है। इस पर अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि इस समझौते को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट नहीं मिलेगी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब अमेरिका की चेतावनी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, चाबहार पोर्ट से हमारा लंबे समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन हम कभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें कई अड़चनें थीं। आखिरकार हम लंबी अवधि का समझौता कर पाने में सफल हुए। ये लंबी अवधि का समझौता जरूर होता है क्योंकि इसके बिना आप बंदरगाह का संचालन ठीक से नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कुछ टिप्पणियां आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपस में संवाद करने और समझाने की बात है कि ये समझौता सभी के फायदे के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्होंने अतीत में ऐसा किया भी नहीं। अगर आप अतीत में चाबहार के प्रति
अमेरिकी रवैये को भी देखें तो अमेरिका ने हमेशा इस तथ्य की सराहना की है कि चाहबार की व्यापक प्रासंगिकता है, इसलिए हम इस पर काम करेंगे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद पीएम को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक गोली चलने की कई आवाजें सुनी गई हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।